हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज चार्ट ऑफ द वीक में जो कि हम संडे को हमेशा एक चार्ट ऑफ द वीक लेकर आते हैं। और चार्ट ऑफ द वीक में हम क्या करते हैं, हम हमेशा ट्रेडिशनल चार्ट पैटर्न के बेस पर एक स्टॉक को एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि इसमें एंट्री कहाँ बनती है और स्टॉप लॉस कहाँ बनता है और इसका जो टारगेट है वो कहाँ तक जाता है। तो ऐसे केस में जनरली जो बाकी सारी मेरी स्टॉक रिलेटेड वीडियोस होती हैं उसमें हम वैल्यूएशंस को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं कि अगर 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे है तो वहां पर बाइंग बनती है और उससे ऊपर जब वो लाइफ टाइम हाई के आसपास पहुंच जाए तो वहां पर सेलिंग बनती है। लेकिन जो मैं वीडियो संडे को निकालता हूं वो चार्ट ऑफ द वीक के नाम से, उसमें हम ट्रेडिशनल चार्ट पैटर्न की बात करते हैं, जैसे कप विद हैंडल पैटर्न होते हैं, या फिर हेड एंड शोल्डर पैटर्न होते हैं, ट्रायंगल होते हैं, या फिर डब्ल्यू पैटर्न होते हैं, या फिर ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम होते हैं। तो वो सारे पैटर्न्स की बात करते हैं। तो आज हम आईटीसी की बात कर रहे हैं और आईटीसी में देखेंगे कि कौन सा पैटर्न बनता है और कहां एंट्री बनती है और कहां एग्जिट बनता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर आपको बता दूं कि मेरा पर्पस यहां पर आपको चार्ट पैटर्न्स को समझाना है कि किस तरह से हमें किसी कंपनी के चार्ट पैटर्न को समझना चाहिए, देखना चाहिए और उसको एनालाइज करना चाहिए। तो ये एक एजुकेशनल वीडियो है, इसमें कोई भी आपको काम करने की रिकमेंडेशन मेरी साइड से नहीं है। आपको जो भी कुछ एक्शन लेना है वो अपने ड्यू डिलिजेंस के बेस पर ले या अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के बेस पर ले, मेरे कहने से नहीं लें। तो यहां पर अगर हम आईटीसी के बिजनेस को देख लें एक बार, वैसे तो ये ट्रेडिशनल चार्ट पैटर्न के बेस पर है, लेकिन फिर भी बिजनेस देखकर समझकर हमें एक थोड़ा सा और ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो बिजनेस में आईटीसी एफएमसीजी बिजनेस में है, होटल्स बिजनेस में है, पेपर बोर्ड एंड पेपर्स में है, पैकेजिंग में है, एंड एग्री बिजनेस में है, एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी ये है, ये मुझे पहली बार वेबसाइट देखकर थोड़ा सा आइडिया लग रहा है। So ITC Infotech is a leading global technology service and solution provider led by business and technology consulting। तो शायद उन्होंने कुछ नया स्टार्ट किया है जो अभी मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है। शायद आगे चल के कुछ नई चीज और ज्यादा पता चल जाए। तो बहुत बड़ा तो नजर नहीं आ रहा है जिस तरह से इन्होंने फोटो यहाँ पर लगाई हुई, अदरवाइज इट कुड हैव बीन ए ह्यूज फोटो। लेकिन देखते हैं आगे चल के कैसा रहता है। तो वापस से चलते हैं और वापस से इसकी एक बार वेबसाइट को देख लेते हैं और बाकी बिजनेसेस को जैसे हम देखते हैं। तो इसमें होटल्स का हमें पता है, होटल्स इज ए ग्रेट बिजनेस। और यहाँ पर हम लोग एफएमसीजी बिजनेस को अगर देखें इसके, तो एफएमसीजी बिजनेस में ये सारे ब्रांड्स इसके पास हैं: आशीर्वाद, सनफिस्ट, बिंगो, बी नेचुरल, yippee, फेबल और सनबीन, एंड दिस इज किचन इंडिया, मिंटो, कैंडीमैन, आईटीसी मास्टर शेफ, फार्मलैंड, वंडर्स मिल्क, गुमोन, क्लासमेट, पेपर क्राफ्ट और फिएमा, विवेल, एंगेज, सेवलॉन, सुपीरिया, गेनगेजल, then shower to shower, and charmis. Then this is I'm unable to read this, and this is Mangaldeep, then WLS and Ames। सो ये सारे इसके ब्रांड्स हैं जो एफएमसीजी के ब्रांड्स हैं। और बाकी बिजनेस जो इसका है, मेन बिजनेस में फिर वो होटल्स का बिजनेस आता है। और जो इसका सबसे मेन बिजनेस है वो है टोबैको बिजनेस, जो ये सिगरेट्स बनाते हैं। और ये सिगरेट्स में बनाने की इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, लेकिन यहाँ पर उसका नाम इसलिए नहीं आता क्योंकि ये एक सिन प्रोडक्ट माना जाता है और इसका प्रमोशन नहीं किया जाता है एक्चुअल में, बल्कि इसको डी प्रमोट करने के लिए जो सिगरेट्स के पैकेट्स भी आते हैं उस पे इस तरह की वार्निंग्स लिखी होती हैं कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता, वो हानिकारक होता है। तो लेकिन फिर भी देखो, ये सिन प्रोडक्ट है, इसी तरीके से अल्कोहल भी सिन प्रोडक्ट है। लेकिन जो ये हैबिट है ह्यूमन को, वो नहीं छूटती, किसी की भी नहीं छूटती। जिसको आदत पड़ जाती है उसको आदत पड़ी जाती है और वो कभी कम नहीं होती। तो इसके जो बिजनेस हैं, इस बिजनेस में जो अगर हम बात करें पैंडेमिक के दौरान जो भी इम्पैक्ट आया, वो इम्पैक्ट आया हमारा मेन होटल्स बिजनेस पे और टोबैको बिजनेस पे। और जो एफएमसीजी वाला बिजनेस है ये वाला, उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आया। तो बात ये आती है कि जो होटल बिजनेस है उस पर क्या इम्पैक्ट आया। देखो, पैंडेमिक के दौरान होटल्स बंद थे, उसके बाद धीरे धीरे खुलने शुरू हो रहे हैं, तो इम्पैक्ट सीधा सीधा आया। और जो सिगरेट वाला बिजनेस है उस पर इम्पैक्ट कैसा आया, क्योंकि पहले सारा मतलब जो लोग ऑफिस में वर्क करते थे, अभी उनका सबका वर्क फ्रॉम होम हो गया है। और वर्क फ्रॉम होम होने से हर किसी की सिगरेट कम हो गई है, चाहे वो मम्मी के डर से हो, चाहे पापा के डर से, चाहे बीवी के डर से, चाहे बच्चों की शर्म से,
या किसी भी रीजन से उन सब की वो स्मोकिंग कम हो गई। लेकिन जल्दी जब ये वापस से सारे ऑफिस खुलेंगे, किसी ने भी नहीं मानना, बिलीव मी, ये ह्यूमन नेचर है, इतनी जल्दी चेंज नहीं होती है। और होटल्स भी वापस से अपने फुल स्विंग पर काम कर रहे होंगे और लोग भी अपने फुल स्विंग पर शायद स्मोक कर रहे होंगे। मैं उनको बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करूंगा, मैं यही कहूंगा अपनी अपनी सेहत का ध्यान रखो और नहीं करो, लेकिन जिसने करना है उसने करना है, नोबडी कैन स्टॉप देम। तो बिजनेस बिल्कुल अच्छा है, सुपर है। अब बात करते हैं जो इसके फाइनेंशियल्स हैं। फाइनेंशियल्स में ROCE इज 32.6%, जो मैं कहता हूँ 30% से अगर ऊपर है तो बहुत अच्छा होता है। जीरो डेट कंपनी है, डेट टू इक्विटी रेशियो इज जीरो, प्लेजिंग प्रमोटर्स की जीरो है। अब यहाँ पर अगर प्रमोटर्स प्लेजिंग जीरो है तो प्रमोटर्स के जो शेयर्स हैं वो उसकी प्लेजिंग परसेंटेज जीरो है, तो यहाँ पर प्रमोटर्स होल्डिंग यहाँ पर जीरो दिखाई हुई है। एक्चुअल में ये जीरो नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले किसने इस कंपनी को बनाया था, उन कंपनी उसके प्रमोटर्स का यहाँ पर इन्होंने नाम नहीं दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर जीरो दिखा रहे हैं। लेकिन अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न में चले जाएं तो वहां जाके हमें पता चल जाता है कि इसके प्रोमोटर्स हैं। अभी वो प्रोमोटर्स भी इन्होंने कहाँ दिखाए हुए हैं, FII भी तो अलग है, DII अलग है, जो पब्लिक है उसके अंदर दिखाया हुआ है। जो टोबैको मैन्युफैक्चरिंग इंडिया लिमिटेड है एंड माइडल्टन इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड एंड रोथमन्स इंटरनेशनल एंटरप्राइजेज लिमिटेड, ये इसके प्रोमोटर्स हैं और इनके पास इनकी होल्डिंग है। तो बेसिकली जो ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको कंपनी है वो बेसिकली इसके प्रोमोटर्स हैं और ये सारे प्रोमोटर होल्डिंग है। तो अगर पब्लिक की बात करें तो 43% में से ये 30% हटाने के बाद में सिर्फ 13% पब्लिक के पास है, जो कि अगर हम सीधा सीधा इसको अगर ओपन किए बिना देखें तो ऐसा नजर आता है कि 43% पब्लिक के पास है। एक्चुअल में 43% पब्लिक के पास नहीं है, सिर्फ 13% ही पब्लिक के पास है। तो ये यहाँ पर जो एक डाउट क्रिएट होता है इस समरी को देखकर, वो मैंने दूर कर दिया। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर तो क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं, तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में जो सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स आए हैं, जो मार्च और जून में इनकी सेल्स कम हो गई थी उसमें सीधा सीधा वापस से बाउंस आया है और जो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास इनके क्वार्टरली सेल्स आई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर मार्जिन पे ऑफकोर्स फर्क पड़ा है और उसका इंपैक्ट थोड़ा सा नेट प्रॉफिट में है, लेकिन उसके बाद भी नेट प्रॉफिट जो 3300 करोड़ का है वो बाकी सब में रेस्पेक्टेबल फिगर है। तो आने वाले टाइम में जैसे ही ये वापस से ऑफिसेस ओपन होंगे और जिस तरीके से वापस से होटल्स में वापस से लोगों ने जाना शुरू कर दिया है, वेडिंग्स फिर से स्टार्ट हो जाएंगी, बाकी सारे जो इनके होटल्स की रेवेन्यू है, नेट प्रॉफिटेबिलिटी है, वो वापस से आनी शुरू हो जाएगी। तो वहां से फिर से इसको सीधा सीधा बूस्ट मिलेगा और इस कंपनी में ये दम है कि ये हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट फिर से लेकर आएगी बहुत जल्दी। मेरे ख्याल से नेक्स्ट क्वार्टर में ही शायद ये ले आए, क्योंकि इसकी रेवेन्यू जिस तरीके से इंप्रूव हुई है वो काबिले तारीफ है एक्चुअल में। और अगर हम इसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखें पिछले 10 साल की, तो जो सेल्स है वो 16,000 से इंक्रीज होते होते यहाँ पर 49,000 करोड़ तक गई है और 49,000 और जो ट्रेडिंग 12 मंथ्स की जो सेल्स है पेंडेमिक के बावजूद भी वो हाईएस्ट एवर है। मैं फिर आपको याद दिला दूं, जब भी मैं हाईएस्ट एवर जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स या जो लास्ट क्वार्टर के जो रिजल्ट्स होते हैं हाईएस्ट एवर देखता हूं तो वो बहुत ज्यादा फैसिनेट करते हैं, क्योंकि उस तरह के रिजल्ट्स के बाद कंपनी के जो शेयर प्राइस है उसका लाइफ टाइम हाई पर जाने के लिए उसको बूस्ट मिलता है, सपोर्ट मिलता है और वो उसकी तरफ चल देता है। ऐसे में अब अगर नेट प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट हमारा 3300 करोड़ से बढ़कर 3300 करोड़ से बढ़ते हुए 15,000 करोड़ तक पहुंचा है और नेट प्रॉफिटेबिलिटी पर पिछले जो 2 क्वार्टर का जो इंपैक्ट है, 3 क्वार्टर के प्रॉफिटेबिलिटी पे जो इंपैक्ट है वो थोड़ा सा इंपैक्ट है, लेकिन फिर भी ये बहुत बहुत रेस्पेक्टेबल फिगर है। और अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो कोई कहना ही नहीं है कि जो शेयर होल्डर्स का फंड था वो 13,000 करोड़ से इंक्रीज होते हुए 64,000 करोड़ तक पहुंच गया है और जो लाइबिलिटीज हैं, जो बोरोइंग्स हैं वो ना के बराबर हैं, इसको कुछ कहते ही नहीं है एक्चुअल में। तो ये सारे डेटा बहुत अच्छे हैं। और अगर हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की बात करें तो मार्च 2020 में हाईएस्ट एवर कैश फ्लो है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, अपने आप में फिर से अच्छी बात है। शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देख चुके हैं, तो कंपनी का बिजनेस भी अच्छा है, ग्रोइंग बिजनेस है, FMCG बिजनेस है और आपका टोबैको बिजनेस है। और टोबैको में शायद उतनी ग्रोथ नहीं आएगी, लेकिन टोबैको में जो ये लोग ग्रोथ ले आते हैं वो प्राइसिंग को इंक्रीज करके ले आते हैं। जो सिगरेट शायद पहले 1 रुपए की आती थी अभी शायद 15-20 रुपए की बिकती होगी, या मुझे नहीं पता बिकॉज मैं स्मोक नहीं करता, लेकिन एक आइडिया है क्योंकि कुछ फ्रेंड्स स्मोक करते हैं तो जब वो पेमेंट करते हैं तो शायद दिख जाता है कि महंगी हो गई हैं चीजें। अब अगर हम चार्ट पैटर्न की बात करें तो चार्ट पैटर्न पर यहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रेडिशनल चार्ट पैटर्न आ रहा है और वो चार्ट पैटर्न है डब्ल्यू पैटर्न। तो बहुत सारे चार्ट पैटर्न होते हैं और ये डब्ल्यू पैटर्न है और डब्ल्यू पैटर्न में अगर यहाँ पर जो ये बेसिकली डब्ल्यू शेप बनती कैसे है मैं आपको वो थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं।
ये डब्ल्यू शेप हमारी इस तरीके से बनती है कि ये हमारा डब्ल्यू का लेफ्ट है, फिर ये मिडिल में गए, फिर नीचे आए और फिर इस तरह से बनके ये इस तरीके से शेप लेता है। तो ये डब्ल्यू पैटर्न इस तरह से हमारा बनता है। ये नजर अब आपको आ गया होगा, पहले नहीं आया होगा। और जो डब्ल्यू का ये मिडिल पार्ट होता है, तो जब ये यहां से ब्रेकआउट देता है तो उसके बाद में जितनी डब्ल्यू से नीचे की मैक्सिमम डेप्थ होती है इस पोर्शन से, तो उतना ही यहां से ऊपर जाने का इसका स्कोप होता है। तो अगर हम उसको एक बार मेजर कर लें कहां से कहां तक बनता है, तो ये यहां तक इसने डिप लिया था और जो इसका जो ब्रेकआउट लेवल है दैट इज दिस। और अगर हम इसको यहाँ से ब्रेकआउट के लिए उठाकर ले आए इस डेप्थ को, तो एरो को यहाँ से पिक कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पर ब्रेकआउट लेवल पर ले आते हैं और फिर देखते हैं कि ये कितना हमारा लेवल बनता है, जो टारगेट लेवल बनता है। और जो टारगेट लेवल इस बेस पर बनता है वो बनता है 281 और 280। तो करंट लेवल से अगर हम देखें, जो करंट प्राइस है 216, तो यहाँ से इसका लेवल बनता है हमारा बेसिकली 29%, 29.86%। और इस तरह के जो पैटर्न ब्रेकआउट होते हैं ना, ये सीरियसली बहुत फास्ट जाते हैं। और खासतौर से जब ये लाइफ टाइम हाई से बहुत ज्यादा नीचे ट्रेड कर रहे हो और लाइफ टाइम हाई से नीचे ट्रेड करते हुए इनके रिजल्ट्स वापस से अच्छे आने शुरू हो गए हों, कंपनी बहुत ज्यादा अच्छी हो, पास्ट परफॉर्मेंस अच्छी है, उसके फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, जो आरओसीई है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो 30% से ज्यादा है, डेट इक्विटी रेशियो 0 है, और मतलब सब कुछ तो बहुत अच्छा है, एफएमसीजी बिजनेस है। तो एफएमसीजी बिजनेस की जो इनका मार्केट शेयर है, बेसिकली ये अपनी कंपनी में वो चेंजेस भी ला रहे हैं कि ये ज्यादा से ज्यादा फोकस करें, न्यू ब्रांड्स लेकर आए, एफएमसीजी बिजनेस को ज्यादा ग्रो करें। तो कंपनी हर तरीके से अच्छा कर रही है। तो यहाँ पर 30% का मुझे सीधा सीधा अपसाइड नजर आता है। अब बात ये करते हैं कि यहाँ से कितना टाइम लगना चाहिए अपसाइड आने में। तो मुझे बहुत ज्यादा टाइम तो यहाँ से नजर नहीं आता। मेरा कहना तो ये होता है कि जितना लेफ्ट वाला पार्ट होता है इतना ही राइट वाला पार्ट होता है। अगर तो इस पूरे जो फॉर्मेशन है, इस फॉर्मेशन को अगर मिडिल पॉइंट देखा जाए तो 10 जुलाई आती है। और 10 जुलाई से अगर आज की बात करें 10 दिसंबर 11 दिसंबर, तो ये हमारे 5 मंथ्स होते हैं। तो अगले 5 महीने में ये मुझे रिजल्ट नजर आता है टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बेस पर। और अगर 5 महीने में हमें 30% का गेन आता है तो उसमें कोई बुराई है ही नहीं। अब बात ये आती है कि भाई टारगेट तो पता चल गया, इस तरह के उसमें स्टॉप लॉस कहां लगाया जाए। तो देखो मेरा मानना यह है, स्टॉप लॉस की मुझे चिंता होती है जब कोई शेयर लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा हो और इस तरह की इतनी सुपर कंपनी जब इतने नीचे के प्राइस पर ट्रेड कर रही हो ना, तो मुझे कभी भी नेवर एवर स्टॉप लॉस की जरूरत कभी फील नहीं होती। क्योंकि इसका जो लाइफ टाइम हाई था वो है 367 और अभी कंपनी ट्रेड कर रही है 216। तो यहां से लाइफ मतलब स्टॉप लॉस की कोई कहानी नजर नहीं आती। ये मेरा मानना है, ये मेरा स्टाइल है ट्रेड करने का। मैं इस स्टॉक को जरूर परचेज करने वाला हूं मंडे को। आप अपना ड्यू डिलिजेंस करके परचेज करना, मेरे कहने से आपको कोई भी डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। मेरा पर्पस आपको यहां पर डब्ल्यू पैटर्न किस तरीके से होता है, जो ट्रेडिशनल चार्ट पैटर्न है उसको कहां के किस लेवल के ब्रेकआउट के बाद परचेज करना चाहिए। और जो यहां पर ब्रेकआउट भी आया है ना, वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन ब्रेकआउट आया है। इसका इस चीज से और पता चलता है कि इस ब्रेकआउट से पहले जो इसका जो डब्ल्यू पैटर्न का मिडिल पोर्शन था, यहां पर ये 3 बार यहां पर रेसिस्टेंस लिया है। 1 रेसिस्टेंस, सेकंड रेसिस्टेंस, थर्ड रेसिस्टेंस। अगर इस रेसिस्टेंस को अगर हम देख लें यहां से, तो ये इस तरीके से भी नजर आता है। दिस इज फर्स्ट रेसिस्टेंस, फिर उसके बाद में नीचे गया, फिर इसने सेकंड रेसिस्टेंस लिया, उसके बाद में इसने थर्ड रेसिस्टेंस लिया। और थर्ड रेसिस्टेंस लेने के बाद में इस बार इसने जो ब्रेकआउट दिया यहां से, इसने रेसिस्टेंस लिया ही नहीं, नीट एंड क्लीन ब्रेकआउट दिया। और ब्रेकआउट देकर अगले दिन ये गिरा भी नहीं, फर्दर इसने रैली ले ली। तो यहां पर पूरा ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। दिस वाज द चार्ट ऑफ द वीक। हम कल फिर मिलेंगे ठीक 5 बजे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना। मैं अपनी इस तरह की जो एनालिसिस हैं, जो नॉलेज है, उसको आपके साथ शेयर करता रहूंगा, जिससे हम अपने अपने चार्ट पैटर्न्स को एनालाइज कर सकें अच्छे से और अपने इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग स्किल्स को इंप्रूव कर सकें। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, क्योंकि उनका भी भला होना चाहिए। थैंक यू सो मच।